Hi students, we're gonna start with handwritten revision of chapter number 9 of Companies Act, that is AOC, Accounts of Companies from section 128 से लेके कहां तक 138। हैंड रिटन रिविजन होगी, फास्ट होगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके अंदर आपको लिख के दूंगा। लगभग 1-2 पेज के अंदर आप सारा का सारा ये चैप्टर मैनेज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सो बेटा जी, हमारा पहला सेक्शन स्वाभाविक है, आ गया सेक्शन नंबर 128 और ये डील करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। शॉर्ट में लिख रहा हूं BOA, आप पूरा लिखना चाहें वो आपके ऊपर है। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। तो देखिए, पता ये होना चाहिए, ये जो सेक्शन हमें पढ़ना होता है डेट इज हमें पढ़ना होता है रेड विद बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन क्या 2 का 13, राइट। और 2 का 13 के अंदर टोटल जो बातें आती हैं वो आती हैं 4, राइट। और ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सबसे पहले तो हम क्या कह देते हैं, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर या कैश बुक कह लो। सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और आखिर में आता है आइटम्स ऑफ कॉस्ट, या मैं कॉस्टिंग के हिसाब से लिख देता हूं कॉस्ट शीट की आइटम्स, राइट। वैसे इसके साथ आपको पता होना चाहिए 2 का 12 भी पढ़ना चाहिए। सेक्शन क्या कहता है कि आपको जो बुक्स बनानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, वो किसके लिए बनानी है। पहली बात, ईच कंपनी, हर कंपनी बनाएगी। ईच फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं 2 का 41 में आप पढ़ते हैं। और जब आप बुक्स बनाएंगे इंक्लूडिंग अपनी क्या, आपकी कोई ब्रांच या आपका कोई क्या हो, ऑफिस हो, जिसकी डेफिनेशन रिवर्स सेक्शन में आ जाती है 41 का रिवर्स 2 का 14। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपकी बुक्स क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। और प्रॉपर बुक्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं मेरी कोड की क्या है, डेफ, DEAF, जिसमें से ई वाला पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। तो पहली बात, आप जो सिस्टम फॉलो करेंगे उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ए से आप बुक्स बनाएंगे किसके ऊपर, अक्रूअल बेसिस पे। और एफ से क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज का, कंपनी के अफेयर्स का। नाउ जो हमारा ई पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आ जाता है आपका कि आप चाहें तो बुक्स कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, आपकी मर्जी है। और इसको हमें थोड़ा अलग से कह लीजिए मैनेज करना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पॉइंट है इसको हम रूल नंबर 3 इसी चैप्टर का AOC रूल्स का, तो रूल नंबर 3 कहता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखें। एक, जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर एक फीचर होनी चाहिए। फीचर भाई किस चीज की, ऑडिट ट्रेल की, ये एक फीचर होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपको चेंजेस करते हैं तो आपको ऑडिट लॉग, जो भी आप चेंज के लिए इकोनॉमिक्स वाला डेल्टा लिखा है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखूंगा, सारा लल्लू पंजू बातें का जिक्र नहीं करूंगा। देन आप इलेक्ट्रॉनिक में बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको इसका क्या लेना है, बैकअप लेना है। और बैकअप से रिलेटेड है कि अगर पहली बात है, जो मेन पॉइंट है कि बैकअप जो लेना है वो लेना है आपको डेली बेसिस पे। और जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक बना रहे हो, इवन हिंदुस्तान के, वो क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। कौन बाहर हो सकते हैं, सर्वर्स वगैरह। तो जो सर्वर्स से रिलेटेड क्या कह रहा है, सर्वर्स ये फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया होने चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वे में आपकी बुक्स कहां बन रही हैं, हिंदुस्तान के बाहर, उस सर्वर इंडिया में होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक वे में बना रहे हो BOA,
वो हो सकती हैं केप्ट कहां, हिंदुस्तान के बाहर। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सर्वर कहां होना चाहिए, इंडिया में। देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड आता है हमारा, हमने ये कहां रखनी है, प्लेस। तो देखिए, आप इसे बुक्स को रखोगे कंपनी के आरओ में, रजिस्टर्ड ऑफिस, या एनी अदर प्लेस। लेकिन जो भी वो एनी अदर प्लेस होगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, वो प्लेस सिर्फ कहां होगा, इंडिया में। और इससे रिलेटेड जो डिसीजन कौन लेगा कहीं और रखने का, वो होगा बीओडी का। और इससे रिलेटेड आपको नोटिस देना है, अंडरस्टूड है, किसको, आरओसी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितने दिन में, विद इन 7 डेज। 7 डेज कहां से, जिस दिन बोर्ड ने अपना क्या लिया, डिसीजन लिया। आरओसी के पास आप फाइलिंग कर रहे हो तो उसका एक फॉर्म रहेगा, एओसी का 5 नाम का फॉर्म। अगर आपकी ब्रांच या ऑफिस है तो वो भी अपनी बुक्स बनाएगी, लेकिन उसे क्या करना होगा, पीरियोडिकल, टाइम टू टाइम रिटर्न्स अपनी वो बुक्स की विद व्हाट, आरओ स्टैंड्स फॉर, जहां पे कंपनी की बुक्स पड़ी हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, वहां आप भेजोगे। और अगर ये आपकी ब्रांच हिंदुस्तान के बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो आपने ये फाइलिंग करनी है क्वार्टरली। शॉर्ट में लिख दिया भाई मैंने क्वार्टर, ठीक है, 3 महीने के लीजिए आपको फाइलिंग करनी है। इन बुक्स की आप प्रिजर्वेशन करोगे, 3 बातें इसमें आती हैं। पहली बात, 8 साल के लिए। और ये किसकी बुक्स होंगी, ऑब्वियसली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। या यूं कह लीजिए, गलती ना हो जाए यहां पे आपसे, फॉर 8 ईयर्स, मतलब इस साल को छोड़ के पिछले सालों की बात हो रही है। ये यूं कह लीजिए प्रीसीडिंग करंट ईयर, इस साल को छोड़ते हुए। अगर कंपनी को बने 8 साल ही नहीं हुए, लेस देन 8 साल, तो फिर अंडरस्टूड उतने साल। तीसरा है लॉन्गर पीरियड, वो कब होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, और ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होता है चैप्टर नंबर 14 के अंदर। इनकी इंस्पेक्शन, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, वो होगी सिर्फ डायरेक्टर्स को। कब होगी, बिजनेस आवर्स में, बिफोर बिजनेस आवर्स। लेकिन अगर आपकी बुक्स हिंदुस्तान के बाहर हैं, तो यहां रूल नंबर 4 में आंसर थोड़ा चेंज होता है। ये जो डायरेक्टर हैं, ये देंगे अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट, रीजंस बताएंगे, और इनको ये बुक्स फर्निश हो जाएंगी 15 दिन के अंदर।
अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है, एस कंपनी सब्सिडरी कंपनी, तो यहां पे अलग से है, डायरेक्टर नहीं है, पर्सन्स ऑथराइज किए जा सकते हैं बाय व्हाट, बीओडी, बाय व्हाट, बोर्ड रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ड्यूटी होगी कंपनी के नेचुरल ऑफिसर्स प्लस एम्प्लॉइज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो आपको इंस्पेक्शन में क्या देंगे, सहायता, असिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स बनाना किसकी जिम्मेवारी होगी, पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल, ये भी 4 हैं। कंपनी का एमडी, होल टाइम डायरेक्टर में ध्यान रखना, अगर वो क्या हो, इंचार्ज हो, किस चीज का, फाइनेंस का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या एनी पर्सन चार्ज्ड विद अथॉरिटी या विद ड्यूटी कह लीजिए बाय बीओडी, बोर्ड ने किसी को जिम्मेवारी दी है। और लास्ट में पेनल्टी आती है, नेचुरल है इन्हीं 4 की, और ये फाइन लगेगा मिनिमम 50,000 से लेकर के मैक्सिमम 5 लाख तक। तो 128 कम्स टू एन एंड। सेक्शन 129, तो सेक्शन 129 आता है आपका एफएस के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उसको आप रेड विद कीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 का 40, जिसके अंदर आपको पता होनी चाहिए कितनी बातें आती हैं, 5 बातें आती हैं, राइट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट साल के एंड में, नंबर 2 P&L, लेकिन ध्यान रहे अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन इस चीज का पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं है। अगर आप क्या है, ये 4 कंपनियां हैं जिसकी कोड की मैं देता होता हूं OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, O से OPC, S से स्मॉल कंपनी, S से स्टार्टअप एंड D से डोरमेंट। इनको जरूरी नहीं होती। नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड नंबर 5 नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से ये 5 चीजें आपके आ गई। तो ये डेफिनेशन को साथ में लेके चलना जरूरी है। अब 129 क्या कहता है, एफएस आप बना रहे हैं तो उसमें सिंपल कह लीजिए, आंसर को इजी करते हुए मैं कह दूंगा कंडीशंस कह लीजिए, इस तरह से आप याद रख लें। पहली कंडीशन है एफएस क्या दे, सेम वही लाइन 128 में, ट्रू एंड फेयर व्यू, आगे तो समझ गए हैं, ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। नंबर 2 आपने फॉलो करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, और यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, डेविएशन है, जैसे मैं कहता हूं ये सब सेक्शन हमेशा याद रहे आपको 129 का 5, अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपने उसके बताने हैं कारण एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स, उसके परिणाम नहीं फॉलो करने से। तीसरी कंडीशन याद रखें, आपने एफएस बनानी है एज पर शेड्यूल नंबर
3 के हिसाब से आप अपनी एफएस बनाएंगे, लेकिन शेड्यूल नंबर 3 नहीं लगेगा। नॉट एप्लीकेबल, NA पूरा लिखना चाहे आपके ऊपर है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ये 4 कंपनियां, 1 बैंकिंग कंपनी, 2 इंश्योरेंस, तीसरा बिजली इलेक्ट्रिसिटी, एंड चौथा कोई और जो आती हो किसके अंदर, स्पेशल एक्ट में। और इसका रीजन क्या होता है, इनके अपने अलग से एक्ट्स हैं। देयर आफ्टर 129 से रिलेटेड ड्यूटी ऑफ बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी है, क्या करना उन्हें लेइंग डाउन एट एजीएम में पेश करनी है आपने। भाई क्या पेश करनी है आपने, एक तो एफएस जिसे हम स्टैंड अलोन कहते हैं, प्लस कंसोलिडेटेड एफएस, इसलिए COFS वर्ड लिखा है, कंसोलिडेटेड एफएस। और कंसोलिडेशन याद रखिए, कंसोलिडेशन आपकी किसके साथ होती है, 3 कंपनियां, जैसे मैं कहता हूं सजा, S से सब्सिडरी, J से ज्वाइंट वेंचर, A से आपकी एसोसिएट कंपनी, प्लस आपने क्या लगा के देनी है, एक स्टेटमेंट ऑफ सेलिएंट फीचर्स। अब ये स्टेटमेंट किसकी है, क्योंकि कंसोलिडेटेड तो कंबाइंड होगी, ये इनकी अलग से हो गई, किसकी, वही सजा की। और ध्यान रखिए इसका अपना अलग से फॉर्म आता है, AOC का 1 नंबर का ये फॉर्म में आप लगेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जब आप सब कुछ ये प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेपरेशन जो हो रही है एफएस की, प्लस ऑडिट, क्योंकि ऑडिट सभी का होगा, सेम प्रोविजंस ही लगेंगी एज एप्लीकेबल टू H कंपनी, स्टैंड्स फॉर जो होल्डिंग कंपनी के ऊपर लग रही है, कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही। देन आखिरी पॉइंट मेन जो है इसमें वो आता है एग्जाम्पशन। तो एग्जाम्पशन आपको कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट देगा, पब्लिक इंटरेस्ट में देगा, चाहे तो कुछ क्या लगा सकता है, कंडीशंस भी लगा सकता है। तो यहां एग्जाम्पशन से रिलेटेड हमारे पास है रूल नंबर 6, ये रूल के साथ ही आपको याद होनी चाहिए। अब ये एग्जाम्पशन किससे रिलेटेड है, ये एग्जाम्पशन है COFS से रिलेटेड, स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं कैश फ्लो मत बना देना। तो कहता है COFS नॉट रिक्वायर्ड इफ, यहां पे आती हैं 3 कंडीशंस। कहता पहली बात आप क्या है, S कंपनी है, चाहे आप होली ओन्ड है या क्या है, पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है। कहता मेंबर्स को, क्योंकि हमने COFS बनानी नहीं है, नोटिस दिया है, इन राइटिंग दिया है, इंक्लूडिंग वो मेंबर्स जिनके पास नहीं है, देखिए थोड़ा शॉर्ट में मेरे को लिखना पड़ेगा, नॉट हैविंग VR स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट। और कंपनी के पास क्या है, प्रूफ है इस चीज का कि हमने नोटिस दिया, मतलब हमने सबको बताया है कि हम COFS नहीं बनाएंगे। और ये जो मेंबर्स हैं इनको क्या नहीं है, डू नॉट ऑब्जेक्ट, इनको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं बनानी ना बनाओ। नंबर 2,
ये जो कंपनी है ये अनलिस्टेड है, मतलब आप लिस्ट नहीं किए हो, अनलिस्टेड प्लस नॉट अप्लाइड फॉर लिस्टिंग, जिसका मतलब है ना तो आप लिस्टेड हो ना ही आपने क्या किया है, अप्लाई किया है। एंड तीसरी बात, इट्स अल्टीमेट, याद कीजिएगा रूल नंबर 6 तब हमने किया था जब सब्सिडरी के आगे भी सब्सिडरी हो, याद आ गया। इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट, या तो अंत में या जो बीच वाली, कौन, होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, फाइल्स COFS विद ROC। अगर एक ने भी बना ली है तो काम चल जाएगा, सबको बनाने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए यहां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल, वो हमारा आंसर इजी हो गया, क्योंकि क्या आ जाएगा, सेम एज अंडर सेक्शन 128। कितने लोग थे वहां पे, 4 थे। बस ये ध्यान रखना है वहां पे 1 से 4 लोग जो मैंने लिखे थे, उसके अंदर एक 5वां पॉइंट आपको क्या करना है, प्लस करना है कि अगर वो 4 ना हो, इन देयर एब्सेंस, अगर ये 4 ना हो, इन देयर एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ अबव, तो ध्यान रखें सारे के सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और डिफॉल्ट पे जो पेनल्टी लगेगी, बस यहां थोड़ा सा चेंज है, मैं इंप्रिजनमेंट की बजाय जेल वर्ड लिख रहा हूं, जेल के साथ फाइन है, फाइन वही आपका सेम 128 वाला और बोथ, तो जेल होगी आपको मैक्स 2 साल की, और फाइन लिख देता हूं सेम 128 जो आपने पढ़ा था, 50,000 से लेके 5 लाख तक, और बोथ। इसके बाद 129 से ही रिलेटेड छोटा सा सेक्शन, दैट इज 129 का ए, और ये डील करता है पीरियोडिकल, ये अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। 3 बातें हैं इसमें। पहली बात, CG में रिक्वायर, किसको वो खुद बताएंगे, क्लास या क्लासेस ऑफ, इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा यहां पे है अनलिस्टेड कंपनी, वो बताएंगे। क्या करें, 3 बातें याद रखें। पहली, कि भाई आप बनाइए, टू प्रिपेयर सिंपल भाषा में FS ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस, इसका मतलब ही बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली है, इन फॉर्म as may be prescribed. नंबर 2, obtain BOD का अप्रूवल। दो चीजें इसमें भी, एंड कंप्लीट या तो प्रॉपर ऑडिट, या फिर आप क्या करवाइए, लिमिटेड रिव्यू, जिसका मतलब ही क्या था,
लिमिटेड एश्योरेंस, कुछ प्रोसीजर्स लगाते हुए। एंड नंबर 3, आपने फाइलिंग करनी है इसकी। आरओसी के पास समय है 30 दिन। विदिन 30 डेज ऑफ रेलिवेंट पीरियड, जो भी पीरियोडिकल पीरियड था। और आरओसी के पास कोई काम मुफ्त में नहीं होता। क्या लगेगी? फीस लगेगी। आगे आप समझ ही गए होंगे, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और देखिए इसके बाद आ जाता है हमारा 133 सेक्शन और 130 सेक्शन। लेकिन उसके साथ ये 2 सेक्शन आपको इकट्ठे लेने चाहिए, ये हमें ढंग से बताना चाहिए। 130 एंड 131। तो इन दोनों सेक्शन को मैं कंपैरेटिव वे में लिखूंगा कि ये 2 सेक्शन एज ए स्टूडेंट कंपैरेटिव में डिफरेंस के रूप में पढ़िए, पढ़ना आसान हो जाएगा। दिस इज, हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं। रिवीजन ऑफ अकाउंट्स, 2 चीजें आ गई। एक, हम क्यों चेंज कर रहे हैं भाई? एक है कंपलसरी और दूसरा आप समझ गए होंगे वॉलेंट्री। 2 सेक्शन है। तो सेक्शन नंबर 130 कंपलसरी करना पड़ रहा है चेंज। एंड सेक्शन 131 में हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं, वॉलेंटरी। अब कंपैरेटिव वे में आंसर लिखेंगे ताकि दोनों सेक्शन आपके लिए इजी हो जाए। सो कंपल्सरी रिवाइज कर रहे हैं। किसको रिवाइज कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड वो चेंज होंगी तो स्वाभाविक है क्या चेंज होगा? आपका एफएसपी चेंज होगा। वॉलेंट्री में हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं? एफएस और आपका बोर्ड का रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट जो कि 134 में आती है, उसे हम चेंज कर रहे हैं। तो यहां पे क्यों चेंज कर रहे हैं? दरअसल हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई है, यूं कह लीजिए एप्लीकेशन दी गई है। तो 2 बातें हैं, टू एंड बाय। तो एप्लीकेशन यहां दी गई है, इसमें कोर्ट को, या आप समझ गए ट्राइब्यूनल या एनसीएलटी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बाय में आपने ध्यान रखना है यहां पे कितने लोग हैं? 5 हैं, ये गलती ना हो आपसे। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो सकती हैं, सेबी हो सकता है, अदर कोई रेगुलेटर हो सकता है, रेगुलेटर कहें, बॉडी कहें, अथॉरिटी कहें। और 5वां पॉइंट याद रखें, एनी कंसर्न्ड पर्सन, जिसका भी क्या है? इंटरेस्ट है। इधर अगर हम देखते हैं 131 में, तो एप्लीकेशन तो दी गई है, लेकिन बस यहां पे चेंज आ गया। यहां पे सिर्फ ट्राइब्यूनल है, और क्योंकि आप अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं तो पावर किसकी है? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपैरेटिव डिफरेंस समझ में आ रहा है? होप सो एवरीवन, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए यहां आपने कंप्लेंट करी है, एप्लीकेशन दी है, तो उसके क्या रहे होंगे? कुछ ग्राउंड्स रहे होंगे, राइट। तो उसमें है 2 चीजें। एक, मतलब जो भी आपने बीओए वगैरह बनाए हैं, वो बनाए हैं किसमें? फ्रॉडुलेंट मैनर में। देखिए मैं जैसे भी लिख रहा हूं, मेरे को भी मेरा पेज क्या करना है? मैनेज करना है।
ताकि कंसाइज वे में आपको भी लगे कि हाँ भाई 2-2.5 पेज में लिखा गया। और कंटेंट देखिए, इस चैप्टर में हर सेक्शन में हर पॉइंट के अंदर कोई भी चीज मैं क्या नहीं कर सकता, स्किप नहीं कर सकता, कि सब कुछ लिखा जाए। तो एक तो ये वजह है। नंबर 2 है, जो आपके अफेयर्स क्या हैं वो हुए हैं मिसमैनेज्ड। आप कंपनी तरीके से काम नहीं कर रही है, जिस चीज से क्या क्रिएट होता है, डाउट ऑन व्हाट, एफएस की रिलायबिलिटी पे। तो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दी गई है, स्वाभाविक है अब उसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। ठीक है जी। तो जो इनका ऑर्डर आएगा ये क्या करेंगे, बिफोर पासिंग इनको देना है एक नोटिस। ये देंगे नोटिस, किसको देंगे, 2 एप्लीकेंट्स, जो हमने देखे कितने थे, 5 थे। ये नोटिस किस लिए दे रहे हैं, फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, कि भैया आपने कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, और हम आपकी रिप्रेजेंटेशन को क्या करेंगे, ऑर्डर देने से पहले कंसीडर करेंगे। राइट। और ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ऑर्डर आएगा कि भाई हम रीओपन कर रहे हैं आपकी बुक्स, लेकिन हम रीओपन कर ही कितने समय की कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 साल। 8 साल। तो जैसे हम कह रहे थे, प्रोसीडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, आज से जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इससे पहले वाली कितने साल की बुक्स, 8 साल की। हाँ, उसमें टाइम बढ़ सकता है, अनलेस सीजी ने क्या दिया है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर। ठीक है, वो समझ गए, तब 8 साल से ज्यादा भी हो सकता है, फिर वो 8 साल से ज्यादा हमने मेंटेन करी थी। थोड़ा इधर चलते हैं। तो बोर्ड खुद ब खुद अपनी एफएस और बोर्ड रिपोर्ट क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। ठीक है, यहां पे जो बोर्ड का मतलब है, मतलब डिसीजन बोर्ड ले रहा है, अल्टीमेटली एक तरह से कंपनी की तरफ से ही क्या जा रही है, एप्लीकेशन जा रही है। और ये एप्लीकेशन दिए हो आप इसे चेंज करना चाहते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चेंज कर पाओगे ऑफ जो एफएस है या बोर्ड रिपोर्ट है, ऑफ एनी ऑफ 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ज्यादा से ज्यादा 3 साल की आप चेंज कर सकते हो। और इधर से आंसर को थोड़ा सेम देखिएगा, ऑर्डर आएगा ट्रिब्यूनल का बिफोर पासिंग, वो नोटिस तो देगा लेकिन आंसर में चेंज है, एप्लीकेंट नहीं होगा। यहां पे एप्लीकेंट तो कंपनी है या बोर्ड है, वो नोटिस देगा 2 लोगों को, सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, इनको नोटिस देगा। किस लिए, फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, उसको भी क्या करेगा, कंसिडर करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहां आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है एक रिस्ट्रेंट है, जिसका मतलब क्या होता है, रोक है। जो आप रिवीजन करेंगे वो 1 साल में सिर्फ कितनी बार कर सकते हैं, एक ही साल रिवीजन, ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक्सेप्शन है, अनलेस वो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की बुक्स हैं, unless relates to different FY stands for financial year। थोड़ी सी कहानी इसमें और एक्स्ट्रा आती है, तो थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, अलग से आंसर रहेगा यहां पे। कहता हुआ क्या, इफ कॉपीज नेचुरल एफएस की बोर्ड रिपोर्ट की क्या करिए आपने, ऑलरेडी सेंट टू
आपने भेज दी हैं। तीन बातें हैं। एक, मेंबर्स को क्योंकि ये दी जाती हैं 136 के अंदर। दो, आरओसी को आप जानते हो 137 में फाइलिंग करते हैं। तीसरा, लेट बिफोर एजीएम, वो 129 में। कहता आप ये काम ऑलरेडी कर चुके हो, तो कहता फिर से रिस्ट्रेंट है। रिस्ट्रेंट एक और आ गया, कहता रिवीजन रिस्ट्रिक्टेड टू दो बातें। एक, जो भी आपने गलती की है करेक्ट कर लें। एफएस बनती है 129 में, बोर्ड रिपोर्ट आता है 134 में, उसकी कर लें, राइट। एंड कॉन्सिक्वेंशियल, इन दो सेक्शनों के चेंज होने से कहीं और इंपैक्ट आ रहा हो वो चेंज कर लें। कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्ट्रेशन इफ एनी। साथ में देखिए, ये जब वॉलेंट्री आप करते हो, इससे रिलेटेड सीजी ने क्या बना रखे, रूल्स और रूल नंबर 77 ऑफ एनसीएलटी रूल्स। तो थोड़ा चलिए, उसका आंसर मैं लिखूंगा नहीं यहां पे, आपने किसी विद्यार्थी ने थोड़ा लिखना हुआ तो अपने आप मैनेज कर लीजिएगा कि आप कुछ लिखना चाहें उसके बारे में, राइट। तो ये दो सेक्शन हमारे हो गए। इसके बाद बड़ा सेक्शन अपना स्टार्ट होता है नफरा के ऊपर। तो बेटा जी अगला अपना सेक्शन आ गया 132, और 132 का हेडिंग है नफरा, स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब बच्चे हमारे ऐसे हैं कि ठंड लग रही है, दिस एंड दैट, अरे तू आगे बेंच पे बैठ जा भाई, वो नहीं कहेंगे, सर से रिमोट लगवा के ना उसके 2 मिनट खराब और करवाएंगे, समझ गए। अब देखो मुझे ये फालतू में बोलना पड़ा। सो सेक्शन 132 नफरा, और ध्यान रहे नफरा के रूल्स अलग से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नफरा पे, एप्लीकेबिलिटी। नफरा किसके ऊपर लगेगा, तो एप्लीकेबिलिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। 5 पॉइंट है। तो नफरा आपका लगता है सबसे पहले लिस्टेड पे, ठीक है जी। नंबर 2, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और उसके अंदर बेटा कितनी लिमिट्स है कुछ याद, 3 लिमिट्स। तो 3 लिमिट है हमारी, एक पीयूसी की, दूसरा ऑर्डर में लिख देता हूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पूरा नाम डिपॉजिट डिबेंचर लोन्स, और तीसरी टी से टर्नओवर। तो भाई साहब पीयूसी 500 करोड़, ये भी सेम, और टर्नओवर में आ जाएगा आपका 1000 करोड़। ओके, अब ध्यान ये रखना है, ये जो तीनों लिमिट देखनी है, कब देखनी है, नेचुरल है 31 मार्च को पिछले साल, इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर हम लिस्टेड नहीं है, लिमिट में आ गए, अब लिमिट हट गई है, तो क्या हम बच जाएंगे, तो लिस्टेड और अनलिस्टेड से रिलेटेड है, यस, ये लिमिट आप बच जाओगे, सीजीज हो जाओगे। अगर, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, पहली बात सीजीज क्या होगी, ये लिमिट वगैरह या लिस्टेड नहीं रहे, लेकिन स्टिल नफरा लगता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी रहेगी। कितने साल के लिए, सही जवाब, 3 साल के ऊपर नफरा आपको परेशान करता रहेगा। चलिए इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है सीजीज, भाई खत्म होगी लिमिट्स, लिस्टेड या ये लिमिट में नहीं रहेगा। तीसरा वो स्पेशल कंपनी आ गई भाई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिजली, ठीक है, और स्पेशल एक्ट वाली, ये इंश्योरेंस लिख दिया भाई, बिजली, एंड चौथी
स्पेशल एक्ट, राइट। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग आओगे, मतलब सीए आएगा, एनी कंपनी और बीसी और कोई भी पर्सन में सीए आ गया जी। अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है, रेफरेंस वाई किसने दी, टू किसको दी, वो तो समझ ही गया, सीजी ने दी, नफरा को दी। और ये रेफरेंस किस में दी है, पब्लिक इंटरेस्ट में दी है, राइट। पांचवा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, आप हैं एसोसिएट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, आसान भाषा में आप सजा भी कह सकते हो, किसकी हो आप, ऑफ अबव 4, जो ऊपर 4 लिखी है पॉइंट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनकॉर्पोरेटेड बाहर हुई हो तो आपके ऊपर भी नफरा लगेगा इफ ये जो एसोसिएट है या एस कंपनी, 2 लिमिट्स, या तो इनकम या फिर नेटवर्थ, जो 2 का 57 में डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, है मोर देन 20%। सेम ओवर हेयर, किसका, कंसोलिडेटेड, जिसका मतलब है होल्डिंग के साथ मिलके। यहां पे पॉइंट है टोटल इनकम का और दूसरे में है टोटल नेटवर्थ। दोनों में से कोई भी लिमिट अगर लग जाएगी आपके ऊपर नफरा लगेगा। देना होता है नफरा अथॉरिटी के फंक्शंस क्या है। देखिए, मेन हम फंक्शंस को 3 कैटेगरी में लेंगे। इनका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इन दोनों का ही 3 चीजें करना। RME, R से रिकमेंड करना, M से मॉनिटर करना, E से इनफोर्स करना। एंड नंबर 3 है आपका काम देखना प्रोफेशनल्स को, ओवरसी, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल्स, आप लोगों की। ठीक, अब नफरा जो अथॉरिटी है इसमें कौन कौन लोग बैठे हैं, कॉम्पोजिशन, दैट इज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो भाई इसकी कॉम्पोजिशन में 2 तरह के लोग हैं, एक चेयरपर्सन, दूसरा मेंबर्स। और मेंबर्स ध्यान रखिए 2 तरह के हो जाएंगे, पार्ट टाइम, फुल टाइम। मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूं, आपने किसी ने पूरा लिखना हो आपके ऊपर है। जो चेयरपर्सन साहब हैं, इनका क्वालिफिकेशन या किस फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसके लिए कोड की है लाफ। इस बैकग्राउंड के होने चाहिए वो, L से लॉ, A से अकाउंटेंसी, A से
ऑडिट और एफ से तो समझ गया फाइनेंस, इस बैकग्राउंड के हूं। मोटी मोटी कहने की बात है, ये मेंबर्स हो या चेयरपर्सन हो, ये दोनों के दोनों हैं, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। किसमें, इन एनी, चाहे वो ऑडिट हो या कोई कंसल्टेंसी फर्म हो, किसी तरह का नहीं होना चाहिए। नंबर 2 बात अगेन इंपॉर्टेंट, ये जो चेयरपर्सन है एंड फुल टाइम मेंबर्स हैं, आप इसको भी ना बेहतर होगा, चलिए ऐसे से ही, चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब तक ये नफरा में है, एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक्स वाला इन लिख रहा हूं, एंड एम्प्लॉयमेंट के बाद भी 2 years आफ्टर सीजिंग, ठीक है, टू होल्ड ऑफिस, तो ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ना ही छोड़ने के बाद 2 साल तक क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑडिट कंसल्टेंसी फर्म में कोई पर्सनल इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। नफरा की पावर्स, तो नफरा की पावर्स, पहली बात, आप कब एक्सरसाइज करोगे, अपने आप सीओ मोटो या सीजी की रेफरेंस पे। पावर्स है आपकी इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, इसमें आप सारे आ गए, ठीक है, सारी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, सीएसयूएस सब आ गया, अगर मिसकंडक्ट सर्विसेज रेंडर सही से नहीं करी। नंबर 2, इसके पास पावर्स हैं कोर्ट की, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जो क्लास में मैंने कोड की से आपको करवाई थी, क्या थी, लव लेटर, जिसका मतलब है आप सम्मन इशू कर सकते हैं। लव लेटर आया, क्या करेंगे, भागे भागे जाएंगे, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, ठीक है, साथ में कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे, रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ, पेश करो, बुक्स कहो, डॉक्यूमेंट कहो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप क्या होंगे, कसमें वादे, एग्जामिनिंग ऑन ओथ, और साथ में आप इशू कर सकते हो, ये भी नोटिस है जिसे हम कमीशन कहते हैं, कि साथ में किसी को गवाही के लिए बुलाया अगर जाए। तो नफरा आपके खिलाफ एक्शन लेगी तो स्वाभाविक है इसकी पेनल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, और वो भी किसके लिहाज से, ऑडिटर के लिहाज से, पेनल्टी ऑन ऑडिटर। देखिए अब ऑडिटर होता है 2 तरह का, या तो ऑडिटर होगा इंडिविजुअल, या क्या होगी, फर्म। तो भाई साहब आप पे लगेगा फाइन 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम जो हो सकता है 5 गुना, लेकिन किसका, जो आपने फीस रेमुनरेशन ली। फर्म है तो 1 की बजाय 5 लाख हो गया, 5 गुना की बजाय क्या हो गया, 10 टाइम्स हो गया ऑफ फी। एक तो आपके ऊपर ये रोक लग गई।
दूसरा बहुत भयंकर, बार ऑन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है आने वाले समय में कोई किसी तरह की आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ना तो आप एज ऑडिटर का काम कर सकते हो, ना ही आप इंटरनल ऑडिटर का काम कर सकते हो, ना ही कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर एटसेट्रा, मतलब किसी भी रूप से कुछ नहीं कर पाओगे आप। लाइसेंस आपका गया। समय रहेगा कम से कम 6 महीने से लेके 10 साल। आपके पास एक रेमेडी है, आप अपील कर सकते हो इस निर्णय के खिलाफ, नफरा के। किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास आप ये अपील कर सकते हो, राइट। अब भैया ऐसा है, ये सेक्शन भी हम किसके साथ पढ़े थे? रूल्स के साथ, नफरा के रूल्स के साथ किए थे। अब मैं इतना उसमें डीप में नहीं गया हूं, लेकिन मैंने मोटा मोटा यहां क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, राइट। क्योंकि वो तो फिर पूरा का पूरा क्लास वर्क ही हो जाएगा। सो अ स्मॉल सेक्शन अगला 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर। तो देखिए सेक्शन नंबर 133 आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। और ध्यान रखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रेड विद 2 का 2 पे, और जो कि डेफिनेशन तो लल्लू सी है, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम, राइट। तो वो आने वाली नहीं है, तो सिंपल 133 की बात करूंगा। 3 टायर मैंने प्रोसीजर बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होगा। सीजी, फिर आईसीआई, फिर नफरा। तो कहने का मतलब है आईसीआई सरकारी बॉडी है, ये रिकमेंड करेगी, लेकिन रिकमेंड कब करेगी? नफरा से कंसल्ट करने के बाद। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कह लो या नोटिफाई कह लो, वो कर देंगे, राइट। तो भाई साहब यहां पे 6 सेक्शन हमारे हुए हैं और पेंडिंग बच जाते हैं 5। सो विल कंटिन्यू बाकी सेक्शन इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है जी।